विविध भारती के इस प्रसारण कक्ष से सभी सुनने वाली सखियों, सहेलियों, सखाओं और विविध भारती के तमाम श्रोताओं को शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या बात है आरती, आज बहुत लंबे समय के बाद हम लोग इस मंच पर मिल रहे हैं। बिल्कुल, और जो सर्दियों की जो गुनगुनी धूप है ना, उसको लेने के बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे स्टूडियो से बाहर तो अक्सर मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन इस मंच पर आकर जो मुलाकात होती है ना, उसका अंदाज कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल, वो चीज अलग, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ सखियां होती हैं, सखा होते हैं, सारे श्रोता होते हैं सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए, और हम जानते हैं उनके विचार, उनके अनुभव, और उनसे बहुत सारी बातें हम भी सीखते हैं। तो आज आपके पिटारे में है क्या, जरा बताइए तो। बिल्कुल, आज पिटारा खोल देते हैं। खोलिए तो पिटारा। आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि हम मना रहे हैं आज, जो कि बहुत सारे जो बच्चे हैं या बड़े भी हो चुके हैं जो लोग, उनके लिए एक कहते ना कि एक दूसरा अपने साथ कुछ लोगों के लिए रहा होता है कि गणित का नाम आती और अभी मैथ्स का पेपर आने वाला है, अब कैसे करेंगे। हाँ, टेंशन, मतलब बहुत पहले से टेंशन शुरू हो जाती कि मैथ्स का पेपर बस निकल जाए, बाकी तो हम देख लेंगे। तो वो चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने इस विषय पे एकदम अपना आधिपत्य जमा के रखा। जी जी बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे एक और चीज के ऊपर कि होंगे कामयाब एक दिन, और इस कामयाबी को आप किसी उम्र या किसी जेंडर या किसी उस पे आप मत सोचिए। किसी भी उम्र में हम कामयाब हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है महिला पुरुष कोई भी हो, बच्चे, किसी भी चीज में हम, किसी भी क्षेत्र में हम कामयाब हो सकते हैं, और कोई सीमा नहीं है उम्र की। हम दूसरी पारी में भी अगर कोई काम नया शुरू कर रहे हैं तो हम उसमें भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शर्त एक ही है, आत्मविश्वास बनाए रखें। बिल्कुल। जी, और एक और हम एक सखी को भी लेकर आए हैं आज, सखी विशेष में। कौन सी सखी है वो? वो है अपूर्वी चंदेला, जो कि शूटर है, बहुत बढ़िया, मतलब राइफल शूटिंग करती हैं वो, तो देश का नाम रोशन कर रही है। और बहुत ही फेवरेट मेरा जो एक सेगमेंट रहता है, व्यंजन। क्या बात है, व्यंजन। और लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लेकर आए हैं आज, की खिचड़ी। आरती का भी पता नहीं क्या हो गया इसको। लेकिन खिचड़ी भाई अलग अलग तरीके से भी बनती है, जरूरी नहीं है कि आप बस वो उसी तरीके से, एक तरीके से बनाइए। बहुत वैरायटी है, बहुत, और क्या, मतलब बहुत बहुत चीजों की भी बनती है खिचड़ी। बिल्कुल, और हमारी सखियां, सखा बताएं हमें कि वो किस तरह से और किस चीज की खिचड़ी बनाते हैं। बिल्कुल, और उसमें क्या डालते हैं, क्या वेरिएशन लाते हैं, ताकि हम लोग भी तो बनाएं अपने घर में। बिल्कुल, हम तो, मुझे तो बहुत पसंद भी है। मुझे भी बहुत पसंद है। अरे आप ये भी बताएं सखियों और सखाओं कि खिचड़ी के साथ क्या दही, पापड़, अचार, बता दिया आपने। हम यही चाहते थे कि जरा देखिए कौन है वो चार यार। कहते ना खिचड़ी के, खिचड़ी जिनके बिना अधूरी है। तो आप उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि या फिर आप खाली खिचड़ी खाने में विश्वास रखते हैं? मेरी तो मनपसंद है खिचड़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। साथ में कुछ चीज हो चाहे ना हो, है ना? नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। पापड़ होना चाहिए, थोड़ी सी दही का रायता, वो 4 यार होने चाहिए। ठीक है, तो आप भी बताइए अपने बारे में कि आप किस तरह से खाते हैं खिचड़ी और कैसे बनाते हैं। तो एक बात पहले हम लोग गीत सुन लेते हैं ना पहले। बिल्कुल, और बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी तो शुरू हुआ है। और हमारे जो जितने भी विविध भारती के सुनने वाले हैं वो अपने अपने कमेंट्स हमारे इस पेज पर जरूर डालें, और हम सुनते हैं सखियों के साथ। हाँ तो भाई आरती, हम देख रहे थे कि आप भी झूम रही थी इस गाने में। भाई था ही ओपी नैयर का संगीत, इनके तो संगीत का जादू ही ऐसा है। एस.एच. बिहारी की रचना थी, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में हम सब ने सुना कश्मीर की कली फिल्म का गाना। और अब आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पर जो है गणित से रिलेटेड। और गणित ऐसी चीज है कि भाई आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको सामने वाला 100 का 50 भी दे रहा है तो वही लेकर आप चले आएंगे। बिल्कुल, अरे बहुत गड़बड़ी होती है इस गणित के चक्कर में। मेरा बहुत फेवरेट विषय कभी नहीं रहा है गणित। मेरा भी नहीं रहा है। बाकी चीजें तो रही, लेकिन ये हाँ थोड़ा सा वही टेंशन, ये बल्कि मैंने सोची अपने ही लिए कहा था कि बहुत पहले से टेंशन शुरू हो जाती थी कि अभी मैथ्स का पेपर आना है तो हमको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, बाकी चीजें तो हम देख लेंगे। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय गणित दिवस है तो उस बारे में बिल्कुल। और हर साल हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो कि प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है।
ये दिवस उनके कामों को सम्मानित करने और उन्हें गणित के क्षेत्र में एक महान हस्ती के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और भारत सरकार ने 2012 में उनके गणित में असाधारण योगदान जैसे कि संख्या, सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और सतत भिन्न जो भी चीजें हैं उसको याद करते हुए इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने संख्या, सिद्धांत और गणितीय कार्यों के क्षेत्र में विविध योगदान दिए। उन्होंने अपसारी श्रृंखला, रीमैन श्रृंखला, हाइपर जियोमेट्रिक श्रृंखला, अंडाकार समाकलन और जेटा फंक्शन के जो कार्यात्मक समीकरण हैं उनकी अवधारणा प्रस्तुत की और संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से हम जानते हैं। जी, और गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी कि 1729 को माना जाता है। ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों, समीकरणों और सर्व समीकाओं का संकलन किया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। और आप देखिए कि केवल 32 वर्ष की उम्र, जी, है ना, एक आश्चर्य वाली बात है। और आगे है कि ये देखिए कि ये दिन रामानुजन की गणितीय प्रतिभा और उनके अविश्वसनीय योगदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के कई प्रमेय और सूत्र दिए। ये दिन गणित को विज्ञान की भाषा और ब्रह्मांड को समझने का एक मौलिक तरीका बताता है और समाज के विकास में इसके महत्व को उजागर करता है। और आरती, ये छात्रों और युवाओं में गणित सीखने के प्रति उत्साह जगाने और उन्हें इस विषय से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल। और शिफाली जी, देखिए आजकल बच्चों में साइंस का बहुत क्रेज है कि चाहते हैं उस साइंस की तरफ में, जो स्पेस में इतना ज्यादा हम लोग विकास कर रहे हैं। तो अगर हमें साइंस पढ़ना है, हमें अगर ग्रहों को समझना है और अंतरिक्ष को समझना है, तो हमें गणित को हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना होगा। और चाहे जितनी भी कठिन क्यों न लगे आपको, ये विषय कितना भी कठिन न लगे, लेकिन अगर इससे जुड़े क्षेत्र में जाना है तो इसके लिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। तभी हम पता कर पाएंगे कि चांद हमसे कितनी दूर है या मंगल या बुध हमसे कितनी दूर है। बिल्कुल। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि जो ये राष्ट्रीय गणित दिवस है, ये रामानुजन की जयंती के दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गणित में उनके योगदान को याद करना और उनके अमूल्य योगदान जो उन्होंने गणित के लिए दिए हैं उनके लिए समर्पित होना इसलिए बनाया भी जाता है कि हम गणित जैसे एक अच्छे विषय को और ज्यादा सीखें। और हम सब गणित से डरते हैं, पर अगर गणित को हम समझें ना तो गणित हमें जिंदगी का फलसफा समझा देगा। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गणित दिवस यानी कि 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है, जिनके जीवन से जुड़ी ये बात है कि 1729 जो हार्डी रामानुजन संख्या कही जाती है। जब रामानुजन अस्पताल में थे तब उनके मित्र GH हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए जिसका नंबर 1729 था। हार्डी ने इसे एक उबाऊ संख्या बताया, लेकिन रामानुजन ने तुरंत कहा कि ये एक बेहद दिलचस्प संख्या है। उन्होंने बिना किसी गणना के बताया कि ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीके से दो घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे रहस्यमय बात ये थी कि रामानुजन का मानना था कि उनकी कुल देवी जो थी उनके सपनों में आकर उन्हें ये जटिल सूत्र और समीकरण देती थी। देखिए, विश्वास आप चाहे किसी भी चीज पे करिए, अगर आप दिशा में सही जा रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। और आत्मविश्वास के साथ और अपने हौसलों के साथ अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई मंच संभाल रही दोनों शिफाली और आरती के साथ सभी मित्रों को नमस्कार है और जो इस दिन की इन्होंने शुभकामनाएं देती हैं। लिखते हैं ये कि जरा सोच लो, अगर गणित ना होता तो हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता। न पैसों का हिसाब, न विज्ञान तकनीक का विकास होता, न घर बनाने की समझ, न समय का प्रबंधन संभव हो सकता। विविध भारती के हर प्रोग्राम के समय की सुई भी अटक जाती। बहुत सही लिखा है। आगे लिखा है कि हर चीज की नींव गणित है। गणित सिर्फ एक विषय ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ब्रह्मांड को समझने की भाषा है जिसके बिना इंसान और समाज अधूरे रह जाते हैं। और गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज जी की आज जन्म जयंती है, उन्हें विनम्र नमन।
बहुत बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। बिल्कुल। और आपके पास कोई और कमेंट है, शायद आप पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये लिखते हैं कि एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गणित के विषयों में अंक गणित मेरा फेवरेट विषय रहा है और साल 1964 में कक्षा 8वीं की पढ़ाई के दौरान गणित परीक्षा में उनको 100 में से 100% मार्क्स मिले। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। 100 लाना, वो भी गणित जैसे विषय में। हाँ, ये तो बहुत बहुत बधाई के पात्र इनको। जी। तो इनकी तो गणित जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो चलिए, तो आपकी गणित अगर स्ट्रांग है तो हम तो चाहेंगे कि आप थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट्स हैं जो इस विषय में थोड़े से कमजोर हैं विद्यार्थी, आप उनको भी थोड़ा सा सिखाने के लिए आप कुछ करिए। और कहते हैं कि विद्या धन जो है वो बांटने से बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उनका भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। और फायदा यहाँ ये होगा कि एक गीत जो है वो सुन लेते हैं। तो भाई बात हो रही थी गणित की, पैसे रुपए के हिसाब किताब की। तो ये भी गाना, ये पैसा आपके पैसे खो सकते हैं अगर आपको गणित नहीं आती होगी। हाँ, तो कर्ज फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और मैथ को लेकर हमारे पास जो इस वक्त कुछ कमेंट्स हैं, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैथ, हिसाब, अंक गणित मेरे लिए भी बड़ा कठिन प्रश्न होता था। मुझे तो बड़ी उस समय कोफ्त होती थी कि इसकी क्या जरूरत है, पर अब पता चला बिना हिसाब की तो जिंदगी का एक पल भी नहीं है। खाना बनाने से लेकर बैंक के काम तक और रिश्तों में भी तो जोड़ घटाव करना ही पड़ता है। बात तो इनकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हर चीज में मैथ्स है। बिल्कुल, हर आकृति में मैथ्स है। हाँ, यानी मैथ के बगैर तो फिर पत्ता गोल चौकोर हमारी दुनिया वो वाला है, क्या है, सब चीजें मैथ्स में है। बिल्कुल। और ये एक सखी है हमारी, लिखती हैं कि नमस्कार, पहले तो करती हैं, साथ ही कहती हैं गणित दिवस की बार बार बधाई दी है इन्होंने, और दुगनी बधाई दी है। और आज के बच्चों से कहा जाए हिंदी में 2 से 5 तक का पहाड़ा सुनाओ तो क्या सुना पाएंगे? हमारी सखियां चाहे तो सुना सकती हैं क्योंकि उस समय उनको खूब, हम लोग को जो पढ़ाया गया है तो खूब ठोक पीट के पढ़ाया गया है। हाँ। इतनी आसान पढ़ाई से नहीं पढ़ाया गया है कि प्यार से पढ़ाया जाए। हमारे टीचर्स ने हमें खूब अच्छे से ठोक पीट के सॉलिड बना दिया। बिल्कुल। जी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने। और एक सखी लिखती है कि मैं तो गणित में फिसड्डी ही रही, पर उनका बेटा बोर्ड की परीक्षा में 100 में 100 लाया था। बिल्कुल, क्या बात है। तो भाई अब ये जो सेगमेंट रहा हमारा अपना जो गणित विषय पर, तो सबने अपनी अपनी गणित लगाई, इसमें बताया कि भाई जीवन जो है विदाउट गणित पॉसिबल है ही चाहे नहीं। कैसे भी हम पढ़ें, हाँ, लेकिन हमें गणित पढ़ना तो है, पढ़ना है। अगर देखिए जीवन में आगे बढ़ना है तो गणित तो पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें कोई भेदभाव, गणित किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। खेल में भी गणित होता है, खेल में भी गणित होता है, खेल में भी होता है। और खेल के नाम से याद आया, आज हम जो लेकर आए हैं अपनी सखी को लेके आए, सखी विशेष में अपूर्वी चंदेला जी को, तो वो शूटर है। एक एक चीज का, एक एक इंच को एक एक तरीके से बिल्कुल नाप तोल के उसको राइफल से जब गोली को वो शूट करती है ना, तो वो बिल्कुल सही निशाने पे लगती है। अगर वो इधर उधर देखते हुए कहीं पे भी मार दे, यानी उनका गणित बिल्कुल निशाने पर रहता है, सटीक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो है, अगर कहते हैं ना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को आप पहचानिए, क्योंकि जो अपने आप पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं है। इसलिए अपना समय अपने आप को बेहतर करने में लगाइए। और ऐसी एक प्रतिभावान खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं जो है राइफल शूटर अपूर्वी चंदेला। और अपूर्वी चंदेला का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1993 को राजस्थान के गुलाबी शहर यानी जयपुर में। और इनके पिता कुलदीप सिंह चंदेला जो थे वो जयपुर में ही होटल का कारोबार करते हैं। और उनकी माता जो हैं बिंदु राठौर एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। अपूर्वी ने प्रारंभिक शिक्षा जयपुर से लेने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से जीसस एंड मैरी कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जी। और अपूर्वी चंदेला के परदादा के चचेरे भाई 5 बार के ओलंपियन डॉक्टर करणी सिंह के कोच थे, जो अपने समय के सबसे कुशल निशानेबाजों में से एक थे, जिनके नाम पर नई दिल्ली में शूटिंग रेंज का नाम भी रखा गया है। इसके अलावा उनके माता पिता को भी अपने समय में शूटिंग में बहुत रुचि थी। तभी इनके अंदर भी ये भावना और ये जो शौक वो जीन्स चले गए। और वैसे तो ये बनना चाहती थी एक खेल पत्रकार, लेकिन साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल ने उनको इस खेल के प्रति आकर्षित कर लिया। और खेल में कदम रखने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया। जी। और अपूर्वी ने 2012 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। और चंदेला ने 2014 में हेग में आयोजित इंटरशूट चैंपियनशिप में
4 पदक जीते। उसी वर्ष उन्होंने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में 206.7 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता और खेल में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया। और अपूर्वी चंदेला के लिए 2019 जो था वो एक यादगार वर्ष रहा, क्योंकि वो विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई थी। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप 2019 में रिकॉर्ड 252.9 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने शीर्ष रैंकिंग हासिल की और उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। जी, और वर्ष 2016 में अपूर्वी को अपनी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अपूर्वी अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग करती हैं। निशानेबाजी के अलावा अपूर्वी चंदेला वन्यजीव फोटोग्राफी और यात्रा में भी रुचि रखती हैं। इसके अलावा अपूर्वी को विभिन्न तरह की भाषाओं को सीखने में भी गहरी रुचि है। मतलब वो बिल्कुल खाली नहीं बैठती हैं, कुछ न कुछ करती रहती हैं और कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हैं। इससे जो दिमाग होता है ना, अगर आप इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। और बिल्कुल अगर आपको किसी भी चीज में रुचि है, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल रुकिए मत, अपनी जो प्रतिभा है, अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें, आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से सफलता आपके अंदाज इस नाजुक से गाने में हम लोगों ने सुना, वासना फिल्म से था ये गाना और साहिर लुधियानवी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत। और अब ब्रेकराल था, पलक झपकी और अंतराल पूरा हो गया। बिल्कुल, और रफी साहब ने भी देखो कितना हमको जोर दे के कहा है कि इतने नाजुक मत बनिए। बिल्कुल अपूर्वी की तरह आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाइए। हाँ, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और अपने शौक पूरे कीजिए, आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाइए। अच्छा, गणित की बातें जो चल रही थी आरती, उसको लेकर बहुत सारे हमारे साथियों ने लिखा है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा 5th क्लास तक मैथ से बहुत डरता था और मैं उसे मैथ ही पढ़ाती थी। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं था, अब मेरा बेटा मुझे मैथ सिखाता रहता है। अरे वाह बहुत बढ़िया ये चीज तो। और एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि डायोफेंटाइन समीकरण जिसका अध्ययन पहले यूलर ने किया था, रामानुजन का अंतिम शोध पत्र था, जिसके बाद 26 अप्रैल 1920 को कुंभकोणम में उनका निधन हो गया। रामानुजन द्वारा बहुत पहले प्रस्तावित TLM तकनीक अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों को उनके संबंधित गणितीय कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु तो उपयोग की जा रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक सखी लिखती हैं, लेकिन इन्होंने वो शहर का नाम नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि शहर में पहला गणित पार्क तैयार किया गया है, जहां बच्चे खेल खेल में गणित अवधारणाओं को समझ रहे हैं। पार्क में घन, बेलन, शंकु जैसे 3D ज्यामितीय मॉडल, मानव धूपगढ़ी के मॉडल लगाए गए हैं। वहीं फर्श पर सांप सीढ़ी, कोण मापक और संख्या सीढ़ियां, कोण मापक और संख्या सीढ़ियां बनाई गई हैं। गणना, कोण और संतुलन की अवधारणाएं स्पष्ट हो रही हैं। शिक्षक इन मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण दे रहे हैं। तो कृपया ये भी बताएं कि ये कहाँ है, ये शहर का क्या नाम है। बिल्कुल, ताकि हमारे और भी लोग इस जानकारी से वाकिफ हो सकें। तो बहुत अच्छी जानकारियां हैं। और देखिए, ऐसा है ना कि अगर इन जानकारियों के थ्रू हम आगे अपने जीवन में कामयाब हो सकें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जानकारियों का तो पिटारा सबके पास रहता है। हमने आपको दिया, आपने हमें दिया, इसने उससे दिया, तो जानकारियां तो एक दूसरे के साथ बांटनी ही चाहिए। तो तभी हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ सीख सकेंगे। बिल्कुल, और जब हमारे पास जानकारियां होती हैं, हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ना, तो फिर हम कामयाब जरूर होते हैं। क्योंकि अगर हम एक जगह रुक जाएं, अब ये सोचें कि अब हम आगे क्या करें, अब तो हम रिटायर हो गए, या हम अब क्या अब इस उम्र में हम क्या करेंगे। जब इंसान ये सोच लेता है ना, बस वहीं से उसका सब चीजें बंद हो जाती हैं। वहीं से सोच भी खत्म हो जाती है, उसकी जो आशाएं होती हैं, इच्छा होती है, वो भी सब खत्म होने लगती हैं। ये उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, वही मेरा कहने का मतलब है कि आप कामयाबी के लिए आप उम्र को कभी भी सीमा मत बनाइए, और ना ही अपने ये सोचिए कि नहीं, या इसमें कोई जेंडर का भेद है कि कोई लड़का है, लड़की है, या कोई महिला है कि अब हम अब क्या करेंगे, अब तो हम घर परिवार संभालें। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने अब जाके उन्होंने अपनी कोई काम नया शुरू किया और उसमें बहुत सफलता, बहुत अपार सफलता हासिल की अब जाकर। जी बिल्कुल, तो सही बात। इसके लिए आप किसी चीज में मत बंदिए। अगर आपका कोई ऐसा पैशन है, कोई आपका ऐसा शौक है जिसको आप हमेशा से बचपन से आप सोचती रहे हैं कि अब मैं ऐसा करूंगी या करूंगा,
तो आप उसको अब लेकर आइए, आप उसको करिए, आप उस चीज को। बिल्कुल सही बात है। और कभी ये ना सोचे कि ये तो हमसे होगा नहीं। हाँ। एक बार उसको प्रयास करके देखें। देखिए ना, सफलता असफलता तो लगी रहती है, और असफलता ही सफलता की सीढ़ियां होती बिल्कुल हैं। हम जितनी बार असफल होते हैं ना, उतनी बार हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हाँ, और सुधार करते हैं अपने। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि मेहनत की आग में जो तपता है वही इंसान सफलता का स्वाद चखता है ना। और हम सब सफलता की ऊंचाइयां को छूना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत योजनाओं के कारण इसमें पीछे रह जाते हैं। जी। और किसी भी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसके प्रति कितने गंभीर हैं, उस काम को हम किस नजरिए से देखते हैं, इसी बात पर हमारी सफलता निर्भर करती है। बिल्कुल। ये देखिए, आपका नजरिया बहुत मायने रखता है हर चीज पर। और कभी कभी होता है, हमने किसी व्यक्ति से बात करी, हमें लगा कि उसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, लेकिन उस निगेटिविटी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी होती है। बिल्कुल। अगर हम सभी में नकारात्मकता देखने में लग जाएंगे ना, तो फिर हम खुद नकारात्मक बन जाएंगे। आप सामने वाले की सारी अच्छाइयां देख लीजिए, नकारात्मकता उसकी अलग रख दीजिए। बिल्कुल। आपने उस पक्षी को देखा है ना, सुना है इसके बारे में ना, कि दूध को, हंस जो होता है, दूध और पानी, आप उसको दूध पानी मिला के दीजिए, वो दूध पी जाएगा, पानी अलग। वो एक उसी पक्षी के अंदर ये होती है सलाहियत कि वो उस चीज को कर सकता है। तो आप वो बनिए ना। और देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और उस जानी पहचानी आराम की जो स्थिति है उससे बाहर आने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखें। बिल्कुल। और हर नई चीज को जानने के लिए आप उत्साहित रहें, कि ये तभी हो सकता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और खुद को चुनौती देंगे और उस काम को कर दिखाने में जुट जाएंगे। कंफर्ट जोन से हम बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, वहां तो बहुत मुश्किलें होंगी, ये काम हमसे होगा नहीं। यही होता है। तो हर चीज को, अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा। और आप एक बार रिस्क लेकर देखिए तो सही, बिना इस रिस्क के तो जीवन में कुछ भी नहीं। अगर आप आगे बढ़ने से डरेंगे ना, कि अरे आगे वो कुछ हो सकता है, सड़क पे आगे गड्ढे मिले, या सड़क टूटी फूटी मिले, तो क्या आप घर में बैठे रहेंगे? अब निकलना तो आपको पड़ेगा। बिल्कुल। अब बच्चा कितनी बार गिरता है और गिर के फिर मुस्कुरा के खड़ा हो जाता है। तो देखिए, इसके साथ जरूरी है कि हम जो अपने काम है ना, उसकी एक लिस्ट बना लें, और सिर्फ लिस्ट बनाकर छोड़ ना दें, उसमें अमल लाने के लिए संकल्प कर लें कि भाई अपने सुबह से दोपहर से शाम तक का जो भी काम है उसे योजनाबद्ध तरीके से हमें ये काम करना है। जी। और अपने जरूरी कामों की एक समय सीमा भी निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी कि ये नहीं कि हम एक काम कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, फिर उसमें हम भूल गए कि हमें दूसरा काम भी हमारे पास है अभी। तो उसकी एक सीमा निर्धारित करें कि हमें इस समय तक हमें इसको खत्म कर लेना है। साथ ही अपने अंदर आने वाले बदलाव को लिखने की भी कोशिश करिए, कि हम पहले कैसे थे और उसके बाद हम अब कैसे होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए अपना नजरिया, अपनी सोच सकारात्मक रखनी बहुत जरूरी है। बहुत सही बात आपने कही है आरती। और देखिए ना, हमारे जो भविष्य के बारे में जो है ना, वो हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। इसलिए जो है, बिना समय गंवाए हमें अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई हमारी किसी कमी के बारे में बता रहा है तो उसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। आप उस पर अच्छे से सोचिए और उसे दूर करने का गंभीरता से सोचिए कि हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज में कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करें। बिल्कुल। बल्कि जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं या हमारे काम में कुछ कमी निकाल रहे हैं, तो बल्कि उनसे तो हमें ज्यादा करीब रहना चाहिए। हाँ, वो सीखते हैं कि भाई इन्होंने ये बताई, हम एक बार गौर तो करके देखें कि कहाँ कमी है। वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम अपने अंदर सुधार ला पा रहे हैं। बिल्कुल उनकी वजह कह रही हैं। और देखिए ना, आलोचना से घबराने के बजाय उससे सीखना बेहतर होता है आरती, है ना। और सोशल मीडिया पर जो आप खुद को मजबूती के साथ पेश करेंगे, वो आज की जरूरत है। जी हाँ। और सोशल रिलेशंस को भी इसके माध्यम से आसानी से विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप कोई काम घर से शुरू करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन कर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, इस तरह से चीजें। बस थोड़ा सा सतर्कता के साथ आप डालिए चीजें, और बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप में वो काबिलियत है, वो आप कर सकते हैं चीजें, तो आप बिल्कुल उस चीज को करने की कोशिश तो करिए। लेकिन हाँ आरती, सोशल मीडिया में जो आपका प्रोफाइल है ना, उस पर आप कुछ भी ऐसा पोस्ट करने से बचें जिससे कि आपकी छवि बिगड़ने की आशंका हो। और इसलिए आप कोई भी पोस्ट डालें, संतुलित रहें और मर्यादा का ध्यान रखें। बिल्कुल। आप ऐसी भाषा का भी प्रयोग ना करें जिससे कि किसी को कुछ ऐसा महसूस हो कि भाई आप उनके लिए उनको गलत नहीं, लगे। और जो पढ़ने में भी, सुनने में भी थोड़ा सा खराब लगे। बिल्कुल। आप अच्छी भाषा और अच्छी तरह से आपको अपने जिस चीज का भी आपको
प्रमोशन करना है उस हिसाब से आप मर्यादा में रह के अपना आप बिल्कुल, प्रमोशन और कर जो सकते सच है उसको स्वीकार कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है जी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि सच को स्वीकारना खुद में बड़ी बात होती है। इसके लिए अपने को वास्तविकता से जोड़कर देखना होगा, और सबसे बड़ी बात की ध्यान रहे कि झूठ का सहारा थोड़ी देर के लिए ही फायदा दे सकता है, इसके दूरगामी परिणाम जो है ना वो कभी सही नहीं होते। इसलिए खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी बिल्कुल। है। अभी आप झूठ बोल के अपना कोई चीज करें उस चीज को, लेकिन जब पता चलेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। है ना, तो फिर क्या होता है, फिर जो चीज होती है ना वो खराब ज्यादा होती है, बिल्कुल, है ना, वो बहुत लंबे समय के लिए वो छवि बिगड़ जाती है। इसलिए अपनी साख की चिंता करते हुए आप काम करिए और अपनी प्रतिभा और योग्यता पर विश्वास रखिए। इसके अलावा हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में उससे ज्यादा बता देता है जितना हम शब्दों के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, और सामने वाले से हम नजर मिलाकर बात कर सकते हैं या नहीं, इससे हमारा आत्मविश्वास पता चलता है। बिल्कुल। और बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई अपने आसपास जो है ना वो हंसते मुस्कुराते लोग देखना चाहता है। बिल्कुल, है ना? और बॉडी लैंग्वेज से जब हम वैसे भी किसी हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो जो हमें रखने के लिए होता है, जो होते हैं, तो वो वहां पे पहले से हमें देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं हाँ। कि हम किस तरह से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी जो हम चल फिर भी रहे हैं तो उसमें आत्मविश्वास झलक रहा है कि नहीं। उस हिसाब से वो बहुत पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जो इंसान है वो इस जॉब करने के लायक है या नहीं। बिल्कुल। और सबसे सिंपल चीज है, अपनी एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लीजिए, और असफलता से कभी मत घबराइए, और अपनी सफलता पर पूरा विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर पूरे उत्साह और ईमानदारी से आगे बढ़िए, आज नहीं तो कल। तो भाई फर्ज फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और हमारी एक सखी ने लिखा है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और निरंतर चलते रहें, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो वहीं एक और साथी ने लिखा है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का फल है, धैर्य रखें, हम होंगे कामयाब एक दिन। वास्तव में देखा जाए तो ये जो कामयाबी है वो हम जैसे चाहें कि आज हमने ये काम किया, इसका फल हमको तुरंत मिल जाए और हम रातों रात मशहूर हो जाएं और सब हमें जानने लगे और कामयाब हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। ये बरसों की मेहनत होती है, आपकी तपस्या होती है, घर वालों का, वही जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आप सफलता के पास पहुंचते चले जाएंगे। बिल्कुल। और आपकी लगन है, आपकी निष्ठा है आपके काम के प्रति, तो इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। और निष्ठा कुकिंग में भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पूरे मन लगा के आपको काम करना पड़ेगा किचन में, तभी आप सही चीज बना सकते हैं, सही खिचड़ी बना सकते हैं। क्योंकि आज तो भाई खिचड़ी का जो है वो, आज तो खिचड़ी का दिन बिल्कुल बन गया कि बहुत सारे खिचड़ी के व्यंजन आज भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने खूब भर भर के, अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल। और एक कमेंट में देख रही थी, वो कमेंट में जरा सा ढूंढ लूं कहाँ गया वो, उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक कमेंट लिखा हुआ था, हमारी एक सखी थी। हाँ, उन्होंने लिखा है कि भारत में खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन नहीं बल्कि क्वीन ऑफ फूड्स के तौर पर प्रमोट किया गया है। 2017 के वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में 918 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसके बाद ये गलतफहमी फैली कि इसे राष्ट्रीय भोजन घोषित कर दिया गया है। तत्कालीन हाँ, ये जो है ये इन्होंने ऐसा लिखा है कि इसको राष्ट्रीय भोजन नहीं बल्कि क्वीन ऑफ फूड्स के तौर पर प्रमोट किया वैसे है भी, क्योंकि पचने में भी आसान होती है और सेहतमंद भी होती है, क्योंकि इसमें दाल भी होती है, हाँ। सब्जियां भी आप डाल सकते हैं और घी वगैरह सब चीजें मिला के बहुत भी स्वादिष्ट और बहुत सेहतमंद। हाँ, हमारे एक साथी लिखते हैं कि खिचड़ी तेरे चार यार, घी, अचार, पापड़ और दही, सर्दी के मौसम में बाजरे की खिचड़ियाँ, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इन्होंने लिखा है। अच्छा, एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि हम एक सिंपल सी फटाफट बनने वाली खिचड़ी बताना चाहेंगे। एक बार ऐसा हुआ, हमारे घर हमारी बहन और जीजू शादी की पत्रिका बांटकर हमारे घर आए और कहा एकदम सादा और फटाफट बनने वाला कुछ बना लो। तब हमने खिचड़ी बनाई, उन्हें बहुत पसंद भी आई। वही बताते हैं, सबसे पहले हमने दाल और चावल धो के रख दिए, फिर कुकर में तेल डाला, उसमें जीरा, प्याज, मटर, आलू, थोड़ी बारीक कटी हुई लौकी, टमाटर, कुछ और सभी के सब बारीक काट कर डाल दिए। उसमें थोड़ी अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, नमक सब डालकर प्लेट से थोड़ी देर के लिए उसे ढक दिया। फिर दाल चावल को डालकर पानी डाल दिया, बस एक सीटी लगाई और तैयार हो गई खिचड़ी।
क्या खुशबू उड़ी होगी, मेरे तो क्या मुंह में बात पानी आ है, गया सुन। भाई ये इसको पढ़ते पढ़ते और एक सीटी लगाई, तैयार हो गई खिचड़ी। खोलकर हरा धनिया और नींबू निचोड़ दिया। है क्या बात है। और दाल हम हरी मूंग छिलके वाली या मूंग की धुली कोई भी ले सकते हैं, साथ में पापड़ या थोड़ा सा अचार। में तो अचार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या गजब का इन्होंने रेसिपी बताई है भाई और खिचड़ी एक की। कमेंट आया है कि भाई मेरा प्रिय और राष्ट्रीय व्यंजन खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद बनाता हूँ और साथ में मुझे नींबू का स्वीट अचार और अच्छा। पापड़ बहुत पसंद है। तो भाई अचार जो चाहे स्वीट दीजिए, चाहे तीखा मीठा खट्टा कैसा सच में भी हो। अचार की बात करते करते ऐसा मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा अचार पसंद है, मीठा या खट्टा या तीखा वाला मिर्चे का। हाँ खूब तीखा रहता है, मिर्ची भरी रहती ना, लाल मिर्ची होती है भरी भरी। हाँ मिल जाए तो बस अब मजे आ देखिए जाए। ना, हरे मटर की खिचड़ी भी बनती है। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मटर के दानों को थोड़ा दरदरा पीस ले, मसाले में अदरक लहसुन काली मिर्च जीरा और थोड़ा गरम मसाला तैयार कर लें। भगोना को आंच पर चढ़ा दें, भगोना में तेल डालें, जीरा तेज पत्ते का तड़का डालें और बारीक कटे प्याज को इसमें भूनें। जब प्याज थोड़ा सा भुन जाए, मतलब हल्का ब्राउन हो जाए, हाँ और उसमें आप जो मसाले हैं उन्हें डाल दीजिए, उससे भूनिए। फिर इसमें पिसे हुए मटर को डालिए, थोड़ी देर बाद उसे भी भूनें। अब इसमें हल्दी और नमक डाल दें, बारीक कटे टमाटर डाल दें और थोड़ा साबुत मटर भी डाल दें। अब आप इस अपने अनुपात से भिगोए हुए चावल डाल दें, थोड़ा उसे भी भूनें और पानी डालकर पकाने दें। और चावल और मटर जब आपस में एक सार मिल जाएं तो आंच से उतार लें। अब कढ़ाई में घी में हींग, सूखी लाल मिर्च और बारीक कटे लहसुन का बघार, क्या बात खिचड़ी है। परसने पर ऊपर से घी डालें, ओहो, और पापड़ दही के साथ एंजॉय करें। क्या बात है। और आगे इन्होंने लिखा है कि ये खिचड़ी पिसे हुए मटर के साथ ही बनती है, इसमें दाल नहीं पड़ता है। आप अपने सुविधा अनुसार इसमें सब्जी डाल सकते हैं, पर यह सिर्फ मटर के साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमारे घर में इसे गुदला की खिचड़ी बोलते हैं। इसके साथ मूली, आलू, सेम, गाजर का अचार परोसा जाता है। क्या बात बहुत है। लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आज तो बनाना ही पड़ेगा। एक और रेसिपी है बहुत अच्छी सी, शाही खिचड़ी। हाँ बताइए। इसके लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी, आधा कटोरी फूल गोभी, 1 शिमला मिर्च, 1 आलू, आधा कटोरी प्याज का पेस्ट, 1 कटोरी मिक्स दाल, 1 कटोरी चावल, 1 टमाटर और 100 ग्राम पनीर। और मिक्स दाल को कुकर में पानी, हल्दी, नमक और स्वाद अनुसार जो नमक होता है वो डालकर आप उबाल लीजिए। एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालिए, तेज पत्ता डालिए, गोभी, आलू, शिमला मिर्च, ये सब चीजें डाल दीजिए और हल्दी और नमक डालकर प्याज का पेस्ट डालिए और 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। एक कढ़ाई में पानी गर्म करें, चावल डालें, चावल आधे पक जाएं तो उसमें दाल, पकी सब्जियां, पनीर, कटा टमाटर डालें, 3-4 मिनट पकाइए। 1 चम्मच में घी गर्म करें, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च डालें और तड़का लगाएं। और वाह भाई, हमें तो दौड़ के जाना पड़ेगा इनके यहाँ खाने के लिए, अगर इन्होंने बनाई है। अब देखिए ना, बंगाल की खिचड़ी भी आई है हमारे पास। हाँ, ये भोगेर खिचड़ी अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है, जिसमें भुनी हुई मूंग दाल और गोविंद भोग चावल का इस्तेमाल होता है। ये अक्सर दुर्गा पूजा के दौरान भोग के रूप में बनाई जाती है। और सामग्री बताई है इन्होंने कि 1 कप गोविंद भोग या कोई भी छोटा खुशबूदार चावल, दाल है 1 कप सोना मूंग दाल, सब्जियां हैं आलू, फूल गोभी, मटर बड़े टुकड़ों में कटे हुए, मसालों में है अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी और इलायची। अब बनाएं कैसे? दाल भूनें, सूखी मूंग दाल को हल्का सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनकर अलग कर लें, फिर धोकर अलग रख लें। सब्जियां तलें, सरसों के तेल में फूल गोभी और आलू को सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें और तड़का बनाएं। उसी तेल में तेजपत्ता, सूखी मिर्च और साबुत गरम मसालों का तड़का लगाएं, अदरक पेस्ट और जीरा पाउडर डालकर भूनें, पकाएं। अब दाल और चावल डालकर मिला लें, इसमें गर्म पानी दाल चावल का 3 गुना डाल दें और उसे दम दें। जब पानी उबलने लगे तो तली हुई सब्जियां, नमक, हल्दी डालें, धीमी आंच पर ढककर पकाएं। और फिनिशिंग के लिए खिचड़ी पक जाने पर इसमें ऊपर से थोड़ा सा चीनी, घी और गरम मसाला डाल दें। बहुत बहुत स्वाद लगता है, खाने में मज़ा आ जाता है। और मैंने ये खाया भी था जब मैं कोलकाता गई थी, तब हमने खाया था मिलकर परिवार के साथ। क्या बात है। और एक बहुत ही छोटी सी रेसिपी भेजी है। ये कहती है कि हमारे घर में रोज रात को खिचड़ी बनती है और सभी के
लिए। लगभग सभी गुजराती परिवार में खिचड़ी बनती ही है। ठंड है तो सब्जियों की बहार है। कल हमारे घर में खिचड़ी बनी थी, लेकिन अनेक सब्जियों के साथ, मूंग दाल, साथ में थोड़ा बाजरा और चने की दाल भी मिला दी थी, और मसालों के साथ स्वादिष्ट पौष्टिक भी बनी। हाँ, वैसे देखिए जो खिचड़ी होती है पौष्टिक भी होती है और जल्दी पच भी जाती है। और देखिए विभिन्न तरीकों से खिचड़ियाँ बनाई जाती हैं। बिल्कुल। और खाने में स्वादिष्ट तो होती हैं, और जहाँ चार यार उसके मिल जाते हैं तो उसकी तो बात ही क्या है। आज लगता है खिचड़ी बनेगी घर में। बिल्कुल बन के ही रहेगी आज तो। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी पढ़ने के बाद तो बनना ही जरूरी है। और एक बहुत छोटी सी रेसिपी है, उसको बोल देते हैं। लौकी गाजर की खिचड़ी उन्होंने बताई है, जिसके लिए 3/4 कप चावल, 1/4 कप मूंग दाल, एक और आधा लौकी, 1 गाजर, 6-7 सोया चंक, 2 हरी मिर्च, 1 अदरक टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कली, 3 बड़ी चाय चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच घी, और आधा छोटी चाय चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चाय चम्मच गरम मसाला पाउडर, यानी सारे मसाले आपको डालने हैं, 1 बड़ी चाय चम्मच कसूरी मेथी। अब चावल दाल को साफ कर लीजिए, पानी में भिगो लीजिए 25 मिनट तक लगभग, और तेल गरम करें, जीरा धनिया छौंक लगाएं। अब मिर्च, अदरक, लहसुन डालकर भून लीजिए, प्याज, लौकी, गाजर डालकर भूनिए, सोया चंक भी भून लीजिए, और चावल डालकर भून लीजिए। अब टमाटर डालें, नमक मिलाएं, और उसमें 2.5 कप पानी यानी 2.5 कप पानी आप डाल लीजिए। आंच धीमी करके 20 मिनट तक आप पकाइए। अब आंच बंद कर दीजिए, और कसूरी मेथी, घी मिलाकर ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने दीजिए, और मनपसंद रायता, पापड़ और प्याज के साथ परोसिए। क्या बात है भाई। अब देखिए अब समय भी हो रहा है, जाने का तो मन नहीं हो रहा है। गाना तो सुना दीजिए भाई। देखिए अब जाने का तो मन नहीं है कि इस कार्यक्रम को छोड़कर जाएं, लेकिन समय सीमा होती है ना, तो अब गाने का समय हो ही चुका है। तो गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया ये गाना था हम दोनों फिल्म से, जो बना आज के सखी सहेली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और वैसे भी किसी जगह खत्म हो गया ऐसा सिलसिला तो है नहीं। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत आप सभी को। शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।